डांटा था मैंने तुमको उस दिन। तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो मेरे और अपने लिए? ये मुमकिन नहीं है। अभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। इन सब बातों के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। बस यही कह पाया था मैं तुमसे उस समय। और तुम बस यही बोलकर चली गई थी कि तुम मेरा इंतजार करोगी, फिर चाहे वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन ही क्यों ना हो। मैं अपनी मजबूरी पर बहुत चिढ़ा था उस दिन, पर फिर सब कुछ समय पर छोड़कर यहाँ चला आया। और पता है, हर दिन हर पल बस तुम्हें भुलाने की कोशिश की है, पर तुम्हारी यादें वो तो तुमसे भी ज्यादा जिद्दी है। गाय बगाए मेरे पास आ ही जाती है, और तुम मुझ में कहीं जिंदा हो इस बात का एहसास दिलाकर आंखों के रास्ते बाहर निकल जाती हैं। पुलकित ने सबकी नजरें बचाकर अपने वॉलेट में रखी हुई एक फोटो को जी भर कर निहारा और आहिस्ते से उसे चूम लिया, और फिर उसे अपने वॉलेट में हिसाब से रखकर अपनी जेब के हवाले कर दिया जो उसके दिल के पास थी। पुलकित, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? अमित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, और वहीं उसके बगल में बैठ गया। हाँ, मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? पुलकित अमित को अपने पास देखकर चौंक गया था, और उसने खुद को भरसक संभालते हुए कहा, पक्का ना? मुझे तो कुछ उदास सा दिख रहा है। अमित ने और पक्का करना चाहा कि वो ठीक तो है ना। अरे हाँ डुगू, मैं ठीक हूँ, तेरे सामने तो बैठा हूँ, खुद ही देख ले। पुलकित ने जल्दी से अपने उदास चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट की चादर ओढ़ ली थी। मुझे तो लग रहा है कि सबको मिंगल देखकर इस सिंगल का मन भी रेडी टू मिंगल होने का कर रहा है। पीछे से रवि ने आते हुए उसकी लेग पुलिंग करनी शुरू कर दी थी। हाँ यार, मुझे भी यही रीजन लग रहा है। अब कहता भले ही फिरता हो कि बाबा पुलकित देव है ये, और बाबा कहने से ये सच में कोई जोगी थोड़ी ना हो जाएगा। सौरभ भी पुलकित के मजे ले रहा था। पर यार, काव्या के आने तक तुझे इंतजार करना पड़ेगा। हाँ, वो क्या है ना कि वो तो अभी खुद के ही होश में नहीं है, तो फिर तेरी फीलिंग्स क्या समझेगी? और उसे छोड़कर पूरे AFMC में तेरी टक्कर की और दूसरी तो मुझे कोई दिखाई देती नहीं है। रवि ने सौरभ से हाई फाइव करते हुए कहा, जस्ट शट अप बोथ ऑफ यू गाइस। काव्या ना ही मेरे मतलब की पहले थी और ना ही बाद में कभी होगी। पुलकित ने दोनों को लगभग डपटते हुए कहा, पर उसकी इस डांट का उन दोनों पर कोई खास असर होता दिख नहीं रहा था। अच्छा, फिर मतलब वो AFMC से बाहर किया है, क्यों है ना? रवि ने फिर से मस्ती करते हुए कहा। अब की पुलकित ने कुछ नहीं कहा, पर वो किसी सोच में डूब गया। जैसे लग रहा था कि वो ना चाहते हुए भी एक बार फिर से उसकी यादों में खो गया था। ओए, ये पुलकित बाबा तो शायद उसी के पास पहुंच गए। लगता तो यही है। सौरभ ने उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाते हुए कहा, व्हाट इज दिस रबिश यार सौरभ? पुलकित ने उछटते हुए लहजे में कहा, और वहां से उठकर चला गया। अबे यार, ये तो बुरा मान गया लगता है। रवि ने कहा, हाँ, हमने उस बाबा की समाधि में भंग जो मचा दी थी। सौरभ ने एक आंख विंक करते हुए कहा, अरे शट अप गाइस, क्यों उसके पीछे पड़े हो? अगर वो नहीं बताना चाह रहा है तो इट्स ओके, हमें उसके बताने का इंतजार करना चाहिए। अमित ने शायद पुलकित की आंखों का सूनापन महसूस कर लिया था। हाँ, जैसे हम तेरे बताने का इंतजार कर रहे थे। सौरभ ने एक भाव को ऊपर चढ़ाते हुए कहा, ओए बोंगड़, अभी कुछ ज्यादा नहीं हो रहा तेरा? बेटा सबसे पंगे लियो, पर मुझसे द ट्रू डेविल से तू बचकर रहियो, समझा? अमित ने सौरभ की तरफ अपनी बाजुओं को फोल्ड करते हुए आगे बढ़ते हुए कहा, अरे चल छोड़ना सौरभ यार, अपना ही भाई है, आपस में क्या उलझना? रवि ने ही करते हुए कहा, और सौरभ को चलने का इशारा करते हुए खुद भी वहां से धीरे से निकल लिया। उन दोनों के वहां से जाते एक पल के लिए तो अमित के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, पर जैसे ही उसे पुलकित के बारे में ध्यान आया, उसके चेहरे पर एक बार फिर से गंभीरता आ गई। आखिर सच क्या है, मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। बिना सच जाने मैं किसी भी तरह के फैसले को ले नहीं सकता। अमित ने एक सीट पर आंखें मूंद कर बैठे हुए पुलकित की तरफ देखा, और फिर वो भी उसके बगल वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब ये क्या हो गया है? जी, बस में इतनी शांति कैसे छाई गई है? सोनम ने इधर उधर झांकते हुए कहा, ओह, तो मतलब मिस्टर एरोगेंट शांत बैठे हुए हैं, तभी इतनी शांति है। पर इन्हें क्या हो गया है जो ये इतने चुप करके बैठे हुए? लगता है शायद घाव में ज्यादा दर्द हो रहा है, तभी इतने चुप चुप बैठे हैं। बस कुछ ही देर में हम हॉस्टल पहुंच जाएंगे, और वहां पहुंचकर सबसे पहले इनके जख्म पर ये दवा लगा देंगे जो हम ढाबे से बनाकर लाएं। सोनम ने मन ही मन अपने बैग की ओर देखकर सोचा, पर इस समय अमित के मन में जो उधेड़ बुन चल रही थी, उसके चक्कर में तो वो अपने जख्म और उससे होने वाली जलन को भी भूल गया था। वापसी का बस। थोड़ी देर बाद अमित की नजरें बस में इधर उधर दौड़ रही थीं। रश्मि रवि के कंधे का सहारा लेकर सो चुकी थी। सौरभ और अंजलि भी एक खाली पड़ी सीट पर बैठे हुए अपने आने वाली दुनिया के सपने बुनने में बिजी थे। शोभना, अजय और केतन और तुषार ये सब भी अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए या तो बातें कर रहे थे, या फिर एक दूसरे के कानों में लगी हुई लीड निकालकर उनके गाने सुनने के मूड को सत्यानाश कर रहे थे। सोनम, वो भी शायद हवा के झोंकों की वजह से उनींदी हो रही थी, और इससे पहले कि उसकी गर्दन एक और लुढ़कती, अमित फुर्ती से उसके बगल में जाकर बैठ गया, और सोनम का गिरता हुआ सर उसके कंधे पर जाकर टिक गया। पुलकित भी आंखें बंद किए हुए बैठा था, और उसे अपने पास थोड़ी देर पहले बैठे हुए अमित के उठने का एहसास तक नहीं हुआ था। कुछ देर की झपकी लेने के बाद सोनम की जब आंखें खुली, तो अपने बगल में अमित को उसके सर से सर टिकाए हुए बैठा देखकर वो अपनी जगह पर ही जड़ होकर बैठ गई। ये यहाँ क्या कर रहे हैं, और वो भी हमारे इतने नजदीक? सोनम का मन एक बार फिर से बावरा होने के लिए तैयार बैठा था, क्योंकि आप सो रही थी और आपके सोने का फायदा उठाने का मौका भला मैं कैसे चूक जाता। अमित ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आप झूठ बोल रहे हैं ना? हमें पता है कि आप ये सब हमें परेशान करने के लिए कह रहे हैं। सोनम ने अविश्वास से अमित की तरफ देखते हुए कहा, आप भी कमाल करती हैं धर्मपत्नी जी। आपकी आंखें मुझे अविश्वास की नजर से देख रही हैं, और आपके होंठ कह रहे हैं कि ये सब मैं आपको चिढ़ाने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कह रहा हूँ। पहले तो आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं, तभी मैं कुछ बता पाऊंगा आपको। अमित के दिमाग में एक खुराफात पैदा हो चुकी थी। हम जानते हैं कि आप यूँ इस तरह से बस में हमारे साथ कुछ भी। सोनम की नजरें इतना कहते कहते झुक गई थी। अमित उसके इतने करीब बैठकर उसे जिस तरह से देख रहा था, उसके आगे के शब्द उसके गले में ही कहीं फंस गए थे। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपके साथ कुछ भी? अमित ने सोनम की तरफ देखा। सोनम की नजरें अब भी अमित की तरफ उठ नहीं पा रही थी। आप मेरी मंगेतर हैं, मेरी होने वाली बीवी हैं आप। बाकी दिल तो कब का आपको अपनी धर्मपत्नी मान चुका है, तो फिर क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बीवी के साथ? अमित ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। झूठ, एकदम झूठ। हम मान ही नहीं सकते कि आपने हमारे सोने का फायदा उठाया।
सोनम ने आपके अमित की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा जी, और इतना विश्वास क्यों है आपको खुद पर? अमित ने सोनम के बिखरे हुए बालों को समेटते हुए कहा। जब आप एक सुनसान सी बंद कॉटेज में हमारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं करते कि हमें असहज महसूस हो, तो फिर यूँ इस तरह से चलती हुई बस में सबके बीच आप ऐसा कुछ भी करने की सोच भी नहीं सकते। और हाँ, हमें जितना भरोसा खुद पर है ना, उससे कहीं ज़्यादा भरोसा आप पर है। आप हमारे साथ ना ही कुछ गलत होने देंगे, और फिर जब गलत होने नहीं देंगे तो फिर गलत करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सोनम ने धीरे धीरे अमित को सारी बातें समझा दी थी। अमित सोनम की बात सुनकर मुस्कुरा उठा था और फिर धीरे से बोला कि चलिए ठीक है, पर अब आपके जागने के बाद तो मैं आपको अपने पास, अपने दिल के पास महसूस कर सकता हूँ ना। प्लीज डोंट से नो। अमित ने सोनम के सामने इल्तिजा करते हुए कहा। सोनम शर्मा कर मुस्कुराते हुए अमित के कंधे पर सर रखकर बैठ गई। धर्मपत्नी जी, मेरा दिल सीने के बाईं तरफ से खिसक कर कंधे पर आ गया है क्या? अमित ने शरारत से कहा। सोनम कुछ बोली नहीं, बस मुस्कुराकर खुद को उसके सीने में छुपा लिया। अमित ने भी उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया था। उसी समय बस के स्पीकर्स पर एक गाना प्ले हो गया, जिसे सुनकर बस में बैठे हुए सभी लव बर्ड्स के चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। पुलकित के चेहरे पर भी। भले उसका प्यार उसके साथ नहीं था, भले उसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया था, पर प्यार तो वो भी बहुत करता था ना उससे। तभी तो बंद आंखों में भी उसे उसका ही चेहरा नजर आ रहा था, और उसके लब भी उस उदासी में भी मुस्कुरा उठे थे। भैया गाना लगा देना। अंजलि, बस कुछ फॉर्मेलिटीज निपटाने के बाद मैं घर जाकर तुम्हारे और अपनी शादी की बात अपने पेरेंट्स से कर लूंगा। एंड आई होप कि वो तुम्हें अपनी बहू के रूप में जरूर पसंद कर लेंगे। सौरभ ने अंजलि को तसल्ली देते हुए कहा। मैं भी फ़ोन करके एटलीस्ट घर पर मम्मा और डैड को इतना तो बता ही दूंगी कि उनकी बेटी ने उनके लिए एक बढ़िया टिकाऊ और परफेक्ट दामाद ढूंढ लिया है, तो वो बस रिलैक्स होकर शादी की तैयारियां शुरू कर दें। अंजलि ने सौरभ के सीने पर सर टिकाते हुए कहा। सुनो यार, मैं क्या कह रहा हूँ कि सीधे शादी कर लेते ना, कि सगाई वगाई का चक्कर क्यों करना? सौरभ ने कुछ सोचते हुए कहा। अच्छा, पर क्यों? अंजलि ने उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा। वो इसलिए कि तू बड़ी मुश्किल से तो मानी है। अब अगर सगाई से शादी के बीच तू फिर से किसी बात पर गुस्सा हो गई तो फिर मेरा क्या होगा? सौरभ ने नाक से कोड़ कर कहा। वेरी फनी। वैसे ये नखरे दिखाने वाली बात ना तुम पर ज्यादा सूट करती है मेरे कमांडिंग ऑफिसर। अंजलि ने सौरभ के बाल बिगाड़ते हुए कहा। अंजू यार, डोंट डू दिस। सौरभ ने अपने बाल सही करते हुए कहा। ये देखो, मेरे कहने की देर थी और तुमने नखरे दिखाने शुरू भी कर दिए। अंजलि ने एक बार फिर से उसके बाल बिखेर दिए थे। मैं नखरे दिखा रहा हूँ? सौरभ ने सवालिया नजरों से अंजलि की तरफ देखा। हाँ मेरे कमांडिंग ऑफिसर जी। अंजलि ने फिर से उसके बालों को बिगाड़ दिया था। तुम ऐसे नहीं मानोगे? रुक जाओ, तुम्हारी तो मैं। अंजलि ने उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, और उस 3 लोगों वाली सीट पर वो दोनों बैठे बैठे एक दूसरे के बालों को उलझाने सुलझाने में लग गए। रश्मि और रवि ने भी सेमेस्टर एग्जाम के बाद अपने रिश्ते के बारे में अपने घर पर बताने का फैसला कर लिया था। पुलकित ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर कुछ सोचते हुए अपनी नजरें फेर ली उसकी तरफ से। आखिर वो अपने सबसे जिगरी यार के चैनो सुकून में खलल कैसे डाल सकता था? उधर पुलकित के दिल से हजारों किलोमीटर दूर। क्या तुम्हें एक बार भी मेरी याद नहीं आती है? क्या तुम्हें सच में मुझसे प्यार नहीं है? अगर ऐसा है तो फिर उस रोज जब तुम मुझे खुद से प्यार करने पर डांट रहे थे, तो मुझे तुम्हारी आंखों में एक बेबसी सी क्यों महसूस हुई थी? जैसे तुम सब जो भी मुझे कह रहे थे ना, वो कहना तो नहीं चाहते थे, पर तुम्हें किसी मजबूरी के चलते मुझसे वो सब कहना पड़ रहा था। कितनी मुश्किल से तुम्हारा नंबर लिया था मैंने, पर तुमने ना ही कभी खुद से फ़ोन किया और ना ही मुझे करने का हक दिया। पर दिल नहीं मानता है। मैं तो बस रोज़ एक बार सोने से पहले तुम्हारे नंबर पर बेल बजाकर तसल्ली कर लेती हूँ कि अभी तक भी तुम वही नंबर यूज़ कर रहे हो ना, तुमने नंबर चेंज तो नहीं किया ना। और तुम्हें पता है, तुम भले ही मानो या ना मानो, मुझसे कहो या ना कहो, पर पिछले 4 सालों से तुमने अपना नंबर चेंज नहीं किया है। तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि हर रात को मैं एक बार तुम्हें महसूस करने के लिए तुम्हारा नंबर डाल जरूर करती हूँ, और यही एक सबूत है मेरे दिल के पास कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो पुलकित, बहुत प्यार करते हो। कहते हुए वो सिसक पड़ी और पुलकित की फोटो को अपने फ़ोन में देखते हुए न जाने कब सो गई। पुलकित की नज़रें भी अपनी फ़ोन की स्क्रीन पर टिकी हुई थी और उनमें एक अजीब तरह का दिली सुकून नजर आ रहा था, जैसे फ़ोन की स्क्रीन में उसे कोई खजाना दिख रहा हो। उसके फ़ोन पर आई हुई पिछली रात की एक नंबर से मिस्ड कॉल को वो निहार रहा था, और वो उस नंबर को बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। आखिर ये मिस्ड कॉल ही तो उसकी डूबती हुई, उखड़ती हुई सांसों को समेटने का काम कर रही थी पिछले 4 सालों से। उसने धीरे से फ़ोन की स्क्रीन को अपने होठों से लगा लिया और आंखें बंद करके उसे याद करने लगा। वो अच्छी तरह से जानता था कि अब तक तो उसे कोसते हुए, याद करते हुए, रोते रोते सो चुकी होगी। जितनी भी खुशियां थीं सब खो चुकी हैं, बस एक गम है, जाता नहीं। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को याद करते करते पुलकित ने भी अपनी पलकें मूंद ली थी। वेल डन गाइज। पुलकित ने न चाहते हुए भी अपने दिल को अपने हाथों से रोक रखा था, और ये बात उसकी जान सुखाने के लिए काफी थी, पर वो अब खुद को और इस तरह से नहीं रख पा रहा था। आखिर सिर्फ एक संभावित डर की वजह से वो अपनी मोहब्बत की कहानी शुरू होने से पहले ही तो खत्म नहीं कर सकता था। फिर उसके मन में उसके लिए कोई छल कपट नहीं था, वो सच में उसे प्यार करता था। इतना कि 4 साल की अबूली दूरियां भी उन दोनों के बीच के प्यार को खत्म नहीं कर पाई थी, बल्कि हर गुजरते पल के साथ उन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता चला गया था। इसलिए अब शायद पुलकित ने अपना मन बना लिया था कि वो इस तरह से अपने प्यार को और अपनी जिंदगी को समय की धार और भगवान के भरोसे नहीं छोड़ सकता है। उसे सच का सामना करना ही पड़ेगा और अपने और उसके प्यार के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। पुलकित ने आंखें खोलकर बस में सामने की ओर देखा तो अब तक सभी लोग अपने गंतव्य पर पहुंचने की खुशी में अपना लगेज कलेक्ट करने की तैयारी कर चुके थे। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो बस पुणे में एंट्री कर चुकी थी और शायद अब वो मेन हाईवे से निकलकर AFMC जाने वाली सड़क पर बेधड़क सरपट दौड़े जा रही थी। कुछ देर बाद बस AFMC कैंपस में एंट्री कर गई थी और इसके साथ ही सभी AFMCians अपने अपने पुराने बैचमेट से मिलने को और उनको अपनी 1 महीने की पूरी कहानी सुनाने को बेकरार हुए जा रहे थे। पर इन सब में अभी कुछ देर थी।
अब तक पुलकित भी अपनी सीनियर कमांडिंग ऑफिसर वाले रोल में आ गया और अमित के साथ मिलकर उसने सभी सीनियर्स और जूनियर्स को एक रो में खड़े होने को बोलकर खुद ग्राउंड में खड़े अपने सीनियर डॉक्टर अनिल मकवाना के पास जाकर उन्हें एक मोटी सी फाइल और एक पेन ड्राइव हैंड ओवर कर दी। वेल डन माय बॉयज, आई एम वेरी हैप्पी फॉर ऑल ऑफ यू। डॉक्टर मकवाना और उनके साथ आए दूसरे सीनियर डॉक्टर्स ने गोवा एमएच से लौटकर आई उस टीम का वार्म वेलकम करते हुए कहा, ये पहली बार हुआ है कि जब अपने प्रैक्टिकल इवेंट के लिए गई हुई इस टीम के किसी भी मेंबर को वहां रुककर एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ा। डॉक्टर काव्या चौधरी का अगर केस छोड़ दिया जाए तो आप में से हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है वहां पर, और स्पेशली कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर सौरभ मेहरा और उनकी टीम ने तो कमाल ही कर दिया। कैप्टन डॉक्टर सोनम वशिष्ठ, आपकी मेहनत और लगन ने आज फिर से साबित कर दिया कि दुनिया में भगवान के बाद डॉक्टर को ही क्यों भगवान का दर्जा दिया जाता है। पूरे AFMC को आपके ऊपर गर्व है। डॉक्टर अनिल मकवाना के इतना कहते ही वहां मौजूद सभी लोगों ने उसके लिए खूब सारी तालियां बजाकर उसका अभिवादन किया। थैंक यू सो मच सर, पर हमने अकेले कुछ भी नहीं किया। हमारे साथ हमारी पूरी टीम, हमारे कमांडिंग ऑफिसर डॉक्टर सौरभ मेहरा, हमारी क्लासमेट कैप्टन डॉक्टर अंजलि वधावन ने भी हमें इस केस को अटेंड करने में और समझने में बहुत मदद की है। और सर एक स्पेशल थैंक यू हम अपने ऑब्जर्वेशन ऑफिसर कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी और कैप्टन डॉक्टर पुलकित सचान को भी कहना चाहेंगे, जिनके कुशल नेतृत्व के बिना हम शायद ही इस केस को इतनी आसानी से हैंडल कर पाते। इसके अलावा हमारे साथ गए हमारे सभी सीनियर्स और जूनियर्स ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया और बताया। सोनम ने बहुत विनम्रता से वहां मौजूद अपनी पूरी टीम को अपनी सफलता में शामिल कर लिया था। रश्मि ये देख सुनकर हैरान थी कि कितनी सहजता से सोनम ने इतनी बड़ी कामयाबी को अपने सभी जूनियर्स और सीनियर्स में इक्वली बांट दिया, और वो भी बिना किसी एहसान को जताए हुए। शायद यही अंतर और वजह थी जो अमित खुद ब खुद काव्या के बजाय सोनम की तरफ झुकता चला गया, और काव्या आज खुद से ही जूझ रही है। वेल डन धर्म पत्नी जी, आपने तो अपनी जीत का सेहरा सबके सर पर बांध दिया और खुद के लिए कुछ भी नहीं रखा। अमित डॉक्टर मकवाना और बाकी के सीनियर्स के बीच खड़ा होकर उन सब की बातों का जवाब भी देता जा रहा था, और एक तिरछी नजर सामने जूनियर्स के बीच खड़ी हुई सोनम को भी देखता जा रहा था। क्योंकि हमने सच में अकेले कुछ भी नहीं किया है तो फिर इस कामयाबी का श्रेय खुद अकेले कैसे ले सकते थे। सोनम ने अमित तक अपनी बात इशारों में ही पहुंचा दी थी। बाकी के लोगों ने भी सोनम और उसकी टीम को कंग्रेचुलेट किया, और फिर एक एक करके सभी लोग अपने अपने विंग की तरफ निकल गए। डॉक्टर मकवाना ने अमित और पुलकित को बता दिया था कि इस इवेंट की पेन ड्राइव वो AFMC एडमिनिस्ट्रेशन को आज शाम ही हैंड ओवर कर देंगे, जिससे इस इवेंट में शामिल होने वाले सभी सीनियर्स और जूनियर्स की ग्रेडिंग का काम शुरू किया जा सके। सर वो काव्या चौधरी, अमित ने रुकते रुकते पूछ ही लिया। डोंट वरी अबाउट डॉक्टर काव्या चौधरी, उनका रिकॉर्ड भी इस पेन ड्राइव में है और हम उनकी 6 स्टेज को देखते हुए उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। इस इवेंट में तो वो पास आउट हो जाएंगी, पर उनका फाइनल रिजल्ट तो उनके फाइनल सेमेस्टर में शामिल होने या ना होने पर ही डिपेंड करेगा। डॉक्टर मकवाना ने अमित के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हुए कहा, और फिर मुस्कुराते हुए वहां से एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग की तरफ चले गए। उफ काव्या, तुम्हारी एक गलती ने तुम्हारे पूरे करियर को दाव पर लगा दिया। आई होप कि तुम फाइनल सेमेस्टर से पहले बिल्कुल ठीक होकर हम सबके बीच आ जाओ। अमित ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा। लेट्स गो डुगू, हम लोग काव्या के फेवर में जितना कर सकते थे वो कर चुके हैं। एमएच में पूरे महीने में उसकी परफॉर्मेंस किसी न्यू कमर इंटर्न से भी बुआ थी, क्योंकि उसका सारा ध्यान तो तुझे और सोनम को नीचा दिखाने में खर्च हो गया था। सब कुछ जानने के बाद और इतना सब तमाशा खड़ा करने के बाद भी तुमने लास्ट मोमेंट पर जिस तरह से एमएच अथॉरिटी से काव्या के लिए स्पेशल मर्सी दिखाने को कहा ना, और फिर उसकी वजह से उसका रिकॉर्ड भी थोड़ा इंप्रूव हुआ, और अब इसके आगे उसकी किस्मत उसका साथ देगी, क्योंकि ना सिर्फ डॉक्टर मकवाना बल्कि पूरा AFMC काव्या के बददिमाग और घमंडी नेचर को बहुत अच्छी तरह जानता है। पुलकित अमित को काव्या के लिए परेशान होता हुआ देखकर उसे समझा रहा था। या आई थिंक यू आर राइट पुलकित, अमित ने गहरी सांस लेते हुए कहा, और आई रियली होप कि काव्या जल्दी से रिकवर होकर वापस AFMC ज्वाइन कर ले। डू यू रियली वांट दिस? पुलकित अमित की सोच पर हैरान हो रहा था। यप, अमित ने चलते चलते कहा, इसके 2 रीजंस हैं, और वो 2 रीजंस क्या है? पुलकित भी अमित के साथ चलते हुए पूछने लगा। पहला ये कि वो अपने फाइनल सेमेस्टर के एग्जाम दे सकेगी और उसका ईयर बैक होने से बच जाएगा, और दूसरा ये कि बिना अपने राइवल के ये ट्रू डेविल अधूरापन महसूस कर रहा है। अमित ने अपने अंदाज में कहा और आगे बढ़ गया। हद है, मतलब ये लड़का भी, भला कोई इसकी तरह भी सोच सकता है क्या? कोई अपने राइवल को मिस करता है क्या, जैसे कि ये कर रहा है? पुलकित अपनी खोपड़ी खुजाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। दोनों सहेलियां यहाँ अपने रूम में पहुंचकर एकदम से बिस्तर पर फैल गई और कुछ देर आंखें बंद करके चुपचाप लेटी रही। कुछ भी कहो राधा रानी, अपने घर का मजा ही कुछ और होता है। वहाँ गोवा में भी मजा आया, पर पुणे की बात ही कुछ और है। अंजलि बिस्तर पर दोनों बाहों को फैलाए इत्मीनान से लेटी हुई थी। कह तो तुम सही रही हो, यहाँ धीरे धीरे 4 साल होने को आ रहे हैं। अब तो ये हॉस्टल ही हमें हमारा घर शांतिवन लगने लगा है। सोनम ने भी अंजलि की बातों को अपनी रजामंदी दे दी थी। तो फिर इस हिसाब से तो वो सीनियर विंग तुम्हारे लिए ससुराल हुआ ना? अंजलि शरारत से मुस्कुराते हुए बोल रही थी। हाँ, सोनम बेख्याली में ही बोल गई, और अंजलि इस बात पर ताली पीट पीट कर हंसने लगी। जब सोनम को अपनी कही हुई बात याद आई तो वो एकदम से अपनी जगह से उठते हुए बोली, क्या क्या कहा तुमने? शुक्र तुम तो आज गई 12 के भाव में। सीनियर विंग हमारी ससुराल है तो फिर तुम्हारे लिए हम अलग से कहूँ कि ससुराल आए? हाँ नहीं तो। सोनम ने अंजलि की चोटी पकड़कर खींचते हुए कहा। आउच सोनम, क्या कर रही हो तुम? इट्स हर्टिंग या। अंजलि ने रोनी सूरत बनाकर कहा, तो जे तो तुम्हें हमें छेड़वे थे पहले सोचने चाहिए हती कि फिर हम तुम्हारे संग का कर सकते हैं। सोनम ने अंजलि की चोटी पर अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करते हुए कहा, हाय मेरी राधा रानी, छेड़ने का हक तुमने अपने सड़ू अकड़ू कोई दे रखो है, तुम्हारी सहेली ना छेड़ सकता है तुम्हें। अंजलि एक बार फिर से शरारत करते हुए बोली, और इससे पहले कि वो सोनम के हाथ आती कमरे से बाहर निकलकर वो दरवाजे से बाहर झांकते हुए बोली, मैं जा रही हूँ, हाँ मुझे भूख लगी है थोड़ी सी, तुम्हें भी अगर कुछ खाना है तो फिर आ जाओ, नहीं तो बाकी की डिशुम हम बाद में करेंगे, ठीक है मेरी राधा रानी। अंजलि वहां से इतना कहकर चली गई। पीछे रह गई सोनम, जिसके गाल उसके सड़ू के नाम पर ऑलरेडी ब्लश करने लगे थे। अंजलि तो जा चुकी थी और उसका फिलहाल मैच जाने का कोई इरादा नहीं था।
तो बस उसने एक सरसरी निगाह पूरे रूम पर डाली और उसकी नजरें अपने और अंजलि के बैग्स पर चली गई। उसने अपने दुपट्टे को अपनी कमर में क्रॉस वाइज लपेटा और फिर अपने और अंजलि के बैग को अनपैक करने में लग गई। उधर सौरभ और अमित दोनों ही सौरभ की और अंजलि की आने वाली लाइफ के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मैंने सोच लिया यार डुक्कू, यहाँ की भागदौड़ से फुर्सत मिलते मैं सीधे चंडीगढ़ चला जाऊंगा और अपने और अंजलि के बारे में ना घर पर बात कर लूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे घर में किसी को भी इस रिश्ते से इनकार नहीं होगा। या आई होप सो, अमित ने मुस्कुराते हुए कहा। बस ये पुलकित और सेटल हो जाए, सौरभ कहीं खोते हुए बोला। पुलकित की उलझन। पुलकित का जिक्र होते अमित के चेहरे पर एक बार फिर से कुछ सीरियस भाव आ गए थे। अच्छा सौरभ, पुलकित ने कभी तुझे बताया कि वो किसी को पसंद करता है? अमित ने सौरभ से पूछा। नहीं, उसने मुझे तो कभी नहीं बताया। इनफैक्ट कभी उसके बिहेवियर से भी ये नहीं लगा कि उसके मन में कोई है। सौरभ भी कुछ सोचते हुए बोला। पर आज बस में वो मुझे कुछ खोया खोया सा मालूम पड़ रहा था। जहाँ तक मैं पुलकित को जानता हूँ, इतना रेस्टलेस मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा। अमित ने पुलकित के लिए फिक्र करते हुए कहा। सही कह रहा है तू टुकू, बस में नहीं बल्कि वहाँ ढाबे पर भी वो मुझे कुछ खोया खोया सा लग रहा था खुद में। मैंने पूछा तो हंसकर टाल दिया उसने मेरी बात को। सौरभ ने अमित को फिर वो चाय की केतली के पास वाली पूरी बात बता दी। सौरभ की बात सुनकर अमित के मन में चल रहा विचार और भी पक्का हो गया था कि पुलकित जरूर हम सबसे कुछ छिपा रहा है, कुछ ऐसा जिसे छिपाने से सबसे ज्यादा तकलीफ भी उसी को हो रही है। पर अगर वो किसी को पसंद करता है, किसी से प्यार करता है, तो फिर इसमें छिपाने वाली क्या बात है? मुझे पुलकित से बात करनी होगी इस बारे में, पर अकेले ही। शायद पुलकित सबके सामने अपने दिल को खोलने में हिचकिचाए। अमित मन ही मन कुछ सोच चुका था और अब उसे एक अदद मौके की तलाश थी। वो अच्छी तरह से जानता था कि पुलकित जितना रिलैक्स फील उसके साथ करता था, वो उतना शायद किसी और के साथ नहीं कर पाता था। उसे याद आया कि लास्ट टाइम जब उसकी ट्रेन मिस हो गई थी कानपुर सेंट्रल से, तो उसने कितने हिचकते हुए अमित को फोन करके दिल्ली उसके घर एक रात को रुकने के लिए पूछा था, क्योंकि उस टाइम सेमेस्टर एग्जाम होने वाले थे और फिलहाल दूसरी किसी ट्रेन में इतनी जल्दी इतनी दूरी तक का रिजर्वेशन मिलने से रहा। तब उसने अमित को अपनी प्रॉब्लम बताई थी और अमित ने उसे दिल्ली आने के लिए बोल दिया था, जहाँ से वो दोनों ही एक साथ फ्लाइट से अगले दिन पुणे के लिए निकलने वाले थे। पर किन्हीं कारणों से उस समय होने वाले सेमेस्टर एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए और अमित ने जोर देकर उसे कुछ दिनों के लिए दिल्ली में अपने घर पर ही रोक लिया था। कितना हेजिटेट कर रहा था वो वहाँ रुकने के नाम पर। अमित वो सब याद करते एकाएक मुस्कुरा उठा। एकदम पागल है ये पुलकित भी, इतना अच्छा काबिल डॉक्टर होने के बाद भी हिचकता है। तभी सौरभ ने कहा कि अब तू अकेले बैठकर इतनी देर से क्या सोच रहा है? यही कि जितना पुलकित शर्मिला है उतना ही तू बोंगड़ है, अमित ने सौरभ के सर पर ढपली मारते हुए कहा और वहां से बाहर चला गया। पुलकित और रवि एक ही रूम शेयर करते थे। अमित उसी रूम की तरफ चला गया था और बिना नॉक किए ही वो अंदर चला गया। वो पहले भी ऐसा ही करता था। आखिर आपने किसी भी दोस्त को दूसरे के कमरे में नॉक करते हुए जाते सुना है कभी, जो अमित या फिर रवि करते? रवि बिस्तर पर औंधे मुंह लेटा हुआ था और सो रहा था। वहीं पुलकित अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। सॉरी यार, तुझे डिस्टर्ब कर दिया, अमित ने पीछे से ही कहा और दरवाजे तक पहुंच गया। अरे गुग्गू, पुलकित डुग्गू से इजीली गुग्गू ही बोल देता था। कैसी बातें करता है यार तू, भला तेरे आने से मुझे कैसा डिस्टर्बेंस होगा? हाँ बैठ ना, बता क्या कह रहा था तू? पुलकित ने लैपटॉप को एक तरफ समेटते हुए कहा। देख सच्ची सच्ची बता, मैं जो कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, तू मुझे बताएगा ना? अमित ने पुलकित की तरफ एक गहरी नजर से देखते हुए कहा। हाँ हाँ यार, क्यों नहीं, भला मैं तुझे कुछ क्यों नहीं बताऊंगा? और वैसे भी तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानता है, तुझसे क्या छुपा है? पुलकित ने खुद को संयमित दिखाने की भरपूर कोशिश करते हुए कहा। हाँ, पर मुझे आज कुछ ऐसा फील हुआ कि जैसे तू मुझसे कुछ छुपा रहा है, और तू ये बात अच्छी तरह से जानता है कि मैं एवं कुछ भी फील नहीं करता हूँ। अमित ने पुलकित को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए कहा। अब तूने ये MBBS पूरी करके क्या CBI ज्वाइन करने का सोच रखा है? पुलकित ने बात को घुमाते हुए कहा। देख पुलकित, बात मत घुमा, तू मुझे नहीं बताएगा क्या? लेकिन मुझे कुछ अंदाजा हो रहा है कि कुछ तो तेरे मन में चल रहा है जो तुझे अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। अमित ने फिर से वही बात करते हुए कहा। अबे यार, कौन किससे और क्या बात छुपा रहा है? कोई मुझे भी बताएगा? रवि उन दोनों की इतनी देर की बातचीत सुनकर आखिरकार उठकर ही बैठ गया। लो, हो गया घोटाला, तुझे भी अभी उठना था साले, अमित ने रवि की तरफ एक पेन पकड़कर फेंक दिया। अबे अजीब दोस्त है तू, कभी कहता है कि दोनों समय इस तरह सोते नहीं है, और अब जब मैं उठकर बैठ गया हूँ तो खुद से कह रहा है कि तुझे और सोना चाहिए था। वैसे सोने से याद आया कि तू सोनम को छोड़कर यहाँ पुलकित की जान क्यों खा रहा है? रवि की नींद पूरी तरह से खो चुकी थी। पुलकित, आई स्वेयर, आज की डेट में इस कमीने की ना मेरे हाथों चटनी बन जानी है, अमित ने रवि को खा जाने वाली नजरों से देखकर कहा। पुलकित ने मुस्कुराते हुए कहा। वैसे बात तो रवि सही कह रहा है कि तू सोनम को छोड़कर यहाँ मेरे पास क्या कर रहा है? अबे यार, कमाल हो तुम दोनों भी। अब क्या मैं दिन भर मिस वशिष्ठ के दुपट्टे से बंधा हुआ उनके पीछे पीछे घूमूंगा? अरे मेरी भी कोई अपनी लाइफ है कि नहीं? और वो लाइफ मेरे कमीने दोस्तों के बिना एकदम अधूरी है, अमित ने सफाई देते हुए कहा। रियली? पर जब तू सोनम के साथ होता है तब तो लगता भी नहीं कि तेरी जिंदगी में हमारे जैसों की कोई जरूरत भी है। रवि कायदे से अमित की लेग पुलिंग कर रहा था और पुलकित उन दोनों की बातचीत के मजे ले रहा था, धीरे धीरे मुस्कुराते हुए। ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, अब तू चिपक ले पुलकित से, बस खुश। अमित अपनी जगह से उठकर दरवाजे तक जाकर फिर से पलटा और पुलकित की तरफ देखते हुए बोला कि वैसे पुलकित, मेरी बात अधूरी रह गई है और तू अच्छे से जानता है कि मुझे अधूरी कॉन्वर्सेशंस पसंद नहीं है। मैं इस अधूरी कॉन्वर्सेशन को जल्दी ही पूरा करूंगा, तब तक अपनी पूरी बात याद करके रखना कि तुझे मुझे क्या क्या बताना है। अमित इतना कहकर तिरछी मुस्कान के साथ वहां से चला आया। हाँ, ये क्या कह गया अभी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। रवि अभी दरवाजे की तरफ ही देख रहा था जहाँ से अमित अभी कुछ देर पहले बाहर निकल कर गया था। अब यार तू मत शुरू हो जाना प्लीज, पुलकित ने रवि को टालने की कोशिश करते हुए कहा और वो वहां से बाहर निकल गया। हाँ, अजीब है दोनों, एक बताता नहीं और दूसरा बोलने नहीं देता। मैं फालतू में उठ गया, इससे अच्छा तो मैं सो रहा था। रवि ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और सामने ग्राउंड में बाकी लड़कियों के साथ रश्मि और मोनिका को देखकर रवि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो जल्दी से तैयार होकर बाहर ग्राउंड की तरफ चला गया।
शाम को मेस में खाना खाने के वक्त भी आज पुलकित ने अमित से कुछ पहले ही खाना खा लिया और कुछ जरूरी काम है बोलकर वहां से रवि को लेकर चला आया। अमित और सौरभ भी पुलकित की टाल मटोली को समझ रहे थे, पर अमित ने खुद से कहा कि पुलकित, तुम ज्यादा देर तक मुझसे खुद को छुपा नहीं पाओगे। बात तो मैं पता करके ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कानपुर ही क्यों ना फोन करना पड़े। कानपुर में पुलकित की एक मासी रहती थी जिन्होंने पुलकित को पाला पोसा था। पुलकित के माँ बाप बचपन में एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे और उस समय पुलकित महज 8 साल का बच्चा था। पुलकित की मासी ने पुलकित को अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए कभी शादी नहीं की। यही वजह थी कि पुलकित अमित के बाद सबसे ज्यादा क्लोज अपनी मासी के ही था। वो कोई भी बात अपनी मासी अनुराधा जी से छुपाता नहीं था और यही वजह थी कि अब अमित ने कानपुर पुलकित की मासी अनुराधा जी के पास फोन करने का मन बना लिया था। उधर जूनियर विंग की मेस में सोनम और अंजलि दोनों ही अपना खाना खाकर बाहर निकल आई थी और रह रहकर दोनों ही ऊपर की तरफ जाने वाली स्टेयर्स को देख रही थी। आखिर इन्हीं स्टेयर्स से होकर तो अमित और सौरभ दोनों ही नीचे आएंगे, जहाँ पर सोनम खास तौर पर अमित का इंतजार कर रही थी उसकी चोट पर वो मरहम लगाने के लिए। उसने खास तौर पर वो मरहम एक बार फिर से मेस के किचन में गर्म करवा लिया था। कान्हा जी आज ये खाना खा रहे हैं या फिर बना रहे हैं? हम इतनी देर से खड़े हैं और ये हैं कि अभी तक आ ही नहीं है। मरहम भी ठंडा हो जाएगा और फिर बार बार गर्म करने से इसका असर भी कम हो जाएगा। सोनम की नजरें बार बार सीढ़ियों से होते हुए नीचे ग्राउंड की तरफ चली जाती। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें यहाँ देखते रह जाएं और वो नीचे पहुंच जाएं। अरे राधा रानी, रघुवंशी सर आएंगे तो इसी रास्ते से ना। आप कोई स्पाइडरमैन की तरह अपने हाथों से सलाइवा निकाल कर दीवारों पर चिपक चिपक कर तो उतर नहीं जाएंगे। अंजलि ने सोनम की तफरी लेते हुए कहा। आलू, हमारा ना दिमाग खराब हो रहा है पहले से, और अब तुम ना और रायता ना फैलाओ, नहीं तो कहीं का गुस्सा कहीं पर निकल जाएगा। सोनम ने गुस्से से अंजलि को देखते हुए कहा। अरे शांत मेरे छोटे भीम, शांत। वो देखो, तुम जिसके लिए मेरा फोन करने को उतावली हो रही हो ना, वो तुम्हारे रघुवंशी सर इधर ही चले आ रहे और माशाल्लाह वो भी किलर स्माइल के साथ। अंजलि ने सोनम का ध्यान सामने सीढ़ियों की तरफ खींचते हुए कहा और खुद एक तरफ खड़े सौरभ की तरफ चली गई। नाइट वॉक। अमित इससे पहले कि सोनम तक पहुंच पाता, कुछ 2-3 जूनियर्स अमित को घेर कर खड़े हो गए और उससे एमएच गोवा में हुए प्रैक्टिकल इवेंट के बारे में बात करने लगे। सोनम का दिमाग खराब हो गया था गुस्से की वजह से, पर फिर भी वो कुछ देर के लिए अपना गुस्सा जज्ब किए हुए मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। पर ना ही अमित का मूड लग रहा था और ना ही उन जूनियर्स का कि वो लोग अपनी बातों को खत्म करके अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाएं। और इतना काफी था सोनम के दिमाग का फ्यूज उड़ाने के लिए। वो अचानक से पलटी और तेज कदमों के साथ चलती हुई अमित की तरफ गई और उसके हाथ को पकड़कर उन जूनियर्स की तरफ देखते हुए बोली कि एक्सक्यूज अस प्लीज, हमें बहुत जरूरी बात करनी है सर से, तो हमें अभी यहाँ से जाना है। अमित तो हक्का बक्का रह गया था सोनम के इस अंदाज को देखकर। हाँ जी, नहीं क्या हो गया यार, ये सोनम ऐसे कैसे अमित सर का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जा सकती है? हक तो ऐसे जता रही है कि अमित सर इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। उन जूनियर्स ने मुंह से कोड़ते हुए कहा। पर आज सोनम कुछ भी और किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं लग रही थी। वो अमित के हाथ को पकड़े पकड़े ही वापस उन जूनियर्स की तरफ आई और बड़ी अदा से कहा कि हाँ है, पूरा हक है हमारा आपके रघुवंशी सर पर, और हाँ, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है या नहीं इसका जवाब आपको खुद समय के बाद पता चल जाएगा। नाउ एक्सक्यूज अस। सोनम फिर से अमित को अपने साथ लेकर वहां से चली गई। वो जूनियर्स भौचक्के होकर एक दूसरे का मुंह देखते हुए सोनम की कही हुई बातों का मतलब समझने की कोशिश करते रह गए। ये सोनम ही है ना? सौरभ ने अंजलि से पूछा, जबकि उसकी नजरें अब भी उसी तरफ थी जिधर सोमित गए थे। हाँ जी, सोनम ही है। वैसे उसका ये रूप हमें कम ही देखने को मिलता है, पर जब भी मिलता है बाय गॉड मजा आ जाता है। भूले तो नहीं हो, अभी कुछ दिन पहले गोवा में जब इसी तरह से गुस्सा होकर बिना बताए हॉस्टल से कहीं चली गई थी। अंजलि ने सौरभ को गोवा की घटना याद दिलाते हुए कहा। हाँ हाँ, कैसे भूल सकता हूँ शाम को। मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए परेशान हो रही थी, पर वहाँ तो मामला कुछ और ही निकला है। सौरभ ने हंसते हुए कहा। अच्छा चलो, अब तो ठीक है ना। तब मैंने सोनम की वजह से बुलाया था, पर अभी तो मैं सिर्फ तुमसे मिलने के लिए खड़ी हूँ ना। अंजलि ने सौरभ की तरफ देखते हुए कहा। दोनों फिर एक दूसरे का हाथ थामे वहीं सामने ग्राउंड में नाइट वॉक करने के लिए चले गए। आप मुझे कहाँ लेकर जा रही हैं सोनम? अमित को बहुत मजा आ रहा था इस तरह से, पर वो दिखा ऐसे रहा था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि सोनम क्या करने जा रही है। चुपचाप से चलिए हमारे साथ, आपका कोई किडनैप करके तो ले नहीं जा रहे हैं हम। सोनम ने अब भी अमित के हाथ को अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था और वो आगे से जाकर एक टर्न लेकर किसी छोटे से स्टोर रूम जैसे कमरे में आ गई थी। काश कि आप सच में मुझे किडनैप कर लेती मिस वशिष्ठ। मैं तो कभी भी अपनी रिहाई की कोशिश नहीं करता आपकी कैद से। अमित मन ही मन सोचकर मुस्कुरा रहा था। आप जरा सीधे होकर खड़े रहेंगे? सोनम ने अमित को उस स्टोर रूम जैसे छोटे से कमरे में एक तरफ खड़े होने का इशारा करते हुए कहा। जी फिलहाल मेरे पास आपकी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, अमित ने बड़े अदब से कहा और फिर सोनम के बताए हिसाब से खड़ा हो गया। अपना हाथ आगे लाइए, सोनम ने फिर आदेशात्मक आवाज में कहा। अमित ने चुपचाप अपना घाव वाला हाथ आगे कर दिया। सोनम ने एक नजर अमित की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे उसके घाव के ऊपर बंधा हुआ कपड़ा हटाने लगी। जो लेप अमित ने दोपहर में ढाबी पर लगाया था उसमें हल्दी कम और मिर्ची ज्यादा थी, जिस वजह से उसका घाव और आसपास की स्किन बिल्कुल लाल हो गई थी मिर्ची के तीखेपन की वजह से। सोनम ने जब उस घाव की हालत देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो पनीली आंखों से अमित की तरफ देखते हुए बोली कि हमें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों आपने खुद को इतनी तकलीफ पहुंचाई। हमने तो बस मजाक में कह दिया था। हमारी कही हुई बात को आप इस कदर सीरियसली ले गए कि आपने खुद के साथ ये सब कर दिया। अमित, अब तक उसे सोनम के गुस्से पर बहुत प्यार आ रहा था, पर अब उसके आंसू उसे उतनी तकलीफ दे रहे थे। मुझे नहीं पता कि मैंने जो किया वो सही था या गलत, पर उस वक्त जो भी दिमाग में आया बस वो कर दिया। अमित ने सोनम की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, और क्या आया आपके दिमाग में? ये सब? पहले खुद से अपने घाव को और गहरा करना और फिर बाद में मरहम के नाम पर उसमें मिर्च भर लेना, यह आया था आपके दिमाग में? सोनम अब फिर से गुस्से में अमित के सीने पर हल्के हाथों को मारते हुए उसे पीछे की ओर धकेल रही थी। सोनम प्लीज लिसन टू मी, आई एग्री विथ यू, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर मुझे उस समय यही एक तरीका ठीक लगा कि मेरे जख्म देखकर शायद आप मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएंगी। बस दैट्स इट, अमित ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा। और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे बिना इस बात की परवाह किए हुए कि हम पर क्या बीतेगी?
आपको इस तरह से दर्द में देखकर। आप भले मुंह से किसी से कुछ ना कहें, पर आपकी ये जो लाल लाल आंखें थी ना, आपकी सारी तकलीफें खुद ही बयां कर रही थी हमें। सोनम ने एक बार फिर से अमित की तरफ गुस्से में देखा, पर उसकी आंखों की नमी भी शामिल थी उस गुस्से में। आई एम ओके सोनम, डोंट पैनिक फॉर ऑल दिस, अमित ने सोनम को समझाते हुए कहा। सोनम ने फिर कुछ नहीं कहा। अपने साथ लाई हुई एक एल्यूमिनियम फॉइल से हल्दी और प्याज का पेस्ट निकाला, जिसे वो अभी दोबारा मेस में किचन से गुनगुना करवा कर लाई थी, और उसे अपने हाथों में लेकर अमित की तरफ देखते हुए बोली कि सब ये लगा लीजिए, इससे आपके घाव का दर्द कम हो जाएगा और इन्फेक्शन भी नहीं होगा, पर अभी थोड़ा सा गर्म है तो थोड़ा सा लगेगा, प्लीज बर्दाश्त कर लीजिएगा। हाँ भी लगा दीजिए, आई एम फाइन, अमित ने सोनम को दिलासा देते हुए कहा। सोनम ने धीरे धीरे फूंक फूंक कर वो मरहम उसके घाव पर लगा दिया, और बीच बीच में वो अमित के चेहरे की तरफ भी देख ले रही थी कि कहीं अमित के बर्दाश्त के बाहर तो नहीं हो रहा है दर्द। पर सोनम की खातिर, उसके विश्वास की खातिर कि मरहम को लगाने के बाद घाव धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, वो बिल्कुल पत्थर बनकर खड़ा हुआ था। हो गया सर, सोनम ने धीरे से कहा, और वो चुपचाप अपने हाथ धोने चली गई। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटी तो अमित उस छोटे से रूम का मुआयना कर रहा था। आप ठीक है ना सर? सोनम ने एक बार फिर से अपने डर को कम करने के लिए पूछा। यस, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, अमित ने सोनम को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर चले? सोनम ने अमित को वहां से चलने का इशारा करते हुए कहा। रुकिए सोनम, एक मिनट, आप मुझे यहाँ लेकर आई थी अपनी मर्जी से, और अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ वक्त मेरे साथ यहाँ पर रहें मेरी मर्जी से। अमित ने धीरे से सोनम के हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, और सोनम किसी यंत्र चालित मशीन की तरह उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। पर क्यों, मतलब यहाँ? सोनम फिर से अटक रही थी। क्यों? क्या आप कुछ देर मेरे साथ यहाँ नहीं रुक सकती हैं? अमित उसकी आंखों में ही झांक रहा था। आप मेरी आंखों को देखकर मेरी तकलीफ को पहचान सकती हैं, तो फिर अभी आपको मेरी आंखों में नहीं दिख रहा कि इस समय मैं क्या चाह रहा हूँ, या फिर आप जानकर भी अनजान बन रही हैं? सोनम अमित की बात के आगे निशब्द हो गई थी। वो अमित से छिटक कर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वैसे आप अभी जिस तरह से सबके बीच से मुझे मेरा हाथ पकड़ कर ले आई थी, आपको डर नहीं लगा कि अब कैंपस में इस बात के चर्चे हो जाएंगे कि एक जूनियर ने एक सीनियर को, और वो भी उसे जो पूरे एएफएमसी में अपने एटीट्यूड और एरोगेंसी के लिए फेमस है, उस सीनियर का हाथ पकड़कर अपने साथ न जाने वो कहाँ ले गई? अमित ने लास्ट की लाइन पर थोड़ा जोर डालकर कहा। हमें सिर्फ आपके घाव पर वो लेप लगाना था जो ठंडा हो रहा था। हमने आपका इंतजार भी किया था कि आप खुद से उन सबको गुड बाय बोलकर हमारी तरफ आए, पर आपको तो पता नहीं क्या मजा मिल रहा था। बड़ी हंस हंस कर बातें की जा रही थी, या फिर जानबूझकर हमारा जी जलाने के लिए आप ऐसा कर रहे थे, तो फिर हमें मजबूरी में वो सब करना पड़ा। सोनम ने मासूम सा अपना कन्फेशन अमित के सामने रख दिया था, और अमित उसकी बात सुनकर उसके करीब आकर खड़ा हो गया था। मेरा किसी और से बात करना आपका जी जलाता है? सोनम का चेहरा एक बार फिर से उसकी हथेलियों की गिरफ्त में था, और सोनम की आंखें बस झुकने को ही थी। प्यार का मरहम। सोनम अमित के घाव पर मरहम लगाने के लिए उसे अपने साथ एक पुराने से स्टोर रूम में लेकर आई थी। गुस्से में होने की वजह से उसने उस रूम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, पर मरहम लगाने के बाद जब अमित ने उसे कुछ वक्त के लिए अपने साथ वहीं रुकने को कहा, तब उसे ध्यान आया कि वो जहाँ खुद अमित को अपने साथ लेकर आई थी, वो कमरा एक किनारे पर बना हुआ था, जहाँ लोगों का आना जाना बहुत कम था, और रात के समय तो ना के बराबर ही हो जाता था। और अब यही बात सोनम की जान सुखाई दे रही थी। अमित की बात का जवाब उसकी आंखों में देखकर देने का मतलब था कि उसके खुद के होश उड़ जाना। क्या इतना मुश्किल है मेरी तरफ देखना धर्मपत्नी जी? अमित ने सोनम के चेहरे को ऊपर उठाते हुए कहा। नहीं, पर वो हम। सोनम की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। सोनम की मासूम सी उलझन अमित को और उसके दिल को उसमें और ज्यादा उलझाई दे रही थी। अमित ने उसे धीरे से अपने सीने से लगाया और उसके सर को चूमते हुए कहा कि आप हमेशा मुझसे यूं ही घबराएंगी क्या? अरे यार, डेविल तो मैं बस औरों के लिए हूं, और वो भी जरूरी होने पर, बाकी आपके लिए तो मैं। अमित ने उसके चिन को ऊपर की तरफ उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सोनम ने शर्माकर सर नीचे कर लिया और बोली कि हम जानते हैं कि आपको और भी दूसरे लोगों के साथ वक्त बिताना होता है। हम ये भी जानते हैं कि आपको आज भी बहुत सारी सीनियर्स और जूनियर्स लड़कियां पसंद करती हैं, पर हमें जरा भी पसंद नहीं है कि आप उन लड़कियों की तरफ एक आंख से भी देखें। हमारा जी नहीं, हमारा खून भी जलता है जब आप किसी और लड़की से हंस हंस कर बातें करते हैं। सोनम अब भी अमित के सीने से सर टिकाए हुए खड़ी थी। ठीक है, पर अगर मैं किसी भी लड़की से बात नहीं करूं तो फिर क्या आप सारा दिन मेरे साथ रहेंगी मुझसे बात करने के लिए? अमित ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, ये कैसे पॉसिबल है? सोनम हैरान होकर अमित की तरफ देख रही थी। अब आप ही बताइए ना, आप भी मेरे साथ रहेंगी नहीं और मुझे किसी और के साथ बात करने से भी आपको दिक्कत होगी, तो फिर मैं क्या करूं? जरा मेरे इस बेचारे से दिल पर थोड़ा तो तरस खाइए धर्मपत्नी जी। अमित उसके दोनों कंधों पर अपने हाथों को डालकर खड़ा हो गया। हमें अच्छी तरह से पता है कि आप जरूर हमसे ऐसी ही बात कहेंगे कि फिर हम आपसे ज्यादा कुछ और कह नहीं पाएंगे इस बारे में। आपको पता है ना, आप बहुत बुरे, बहुत 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 ही ज्यादा। सोनम ने मुंह बनाकर अमित की तरफ से अपनी नजरें फेर ली थी। अगर इतना बुरा हो तो फिर बस मुंह फेर कर ही क्यों खड़ी हो गई आप? यहाँ से चली क्यों नहीं गई आप? अमित ने उसे उसके दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ समेट लिया। सोनम के चेहरे पर शाय वाली मुस्कुराहट फैल गई थी। वैसे आप एक बात और भूल रही हैं, तो फिर मैं आपको याद दिला दूं। अमित ने धीरे से उसके कान के पास अपने होंठ सटाते हुए कहा। हम क्या भूले? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। सोनम मनी मन घबराने लगी थी कि अब इनके मन में कौन सी नई बात आ गई। हाँ, मुझे पता था कि आप भूल जाएंगी, इसलिए मैं आपको याद दिला देता हूँ। अमित ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में देखने लगा। पर हम भूले क्या है? सोनम की हालत खराब हो रही थी। एक तो वो जानलेवा तन्हाई और दूसरा सुहानी सी चांदनी रात का वक्त। चंद्रमा की चांदनी छन छन कर उस स्टोर रूम के पीछे की खिड़की से अंदर आ रही थी, और उस रोमानी माहौल के लिए उतनी रोशनी काफी थी। मैरिज प्रपोजल? कुछ याद आया? अमित ने उसकी तरफ तिरछी नजर से देखा। क्या आप सच में हमसे? सोनम का गला सूख रहा था इस समय।
आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मैं कभी मजाक नहीं करता, और आपसे जुड़े मामलों में तो बिल्कुल भी नहीं। अमित की आंखों में सोनम को एक अलग ही तरह से मदहोशी सी छाई हुई नजर आ रही थी, और उसके प्राण आज अधर में अटके हुए मालूम पड़ रहे थे। लेकिन हमें ऐसे कैसे, मतलब कि यूं अचानक से कैसे कर दें? सोनम को इस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब आप इसके लिए भी लाइब्रेरी जाएंगे, किसी अच्छी सी किताब को पढ़ेंगे और फिर नोट्स तैयार करेंगे और तब मुझे सुनाएंगे? अमित वहीं पर टेबल पर पड़े हुए सामान को एक तरफ करके बैठ गया था। सोनम बुद्ध बनी हुई खड़ी थी, शायद मनी मन कुछ सोच रही थी। तभी अमित उस टेबल से उठा और सोनम की तरफ देखकर बोला कि चलिए प्रिंसेस, रात काफी हो रही है, आपको जूनियर विंग तक छोड़ दूं, फिर मुझे एक जरूरी काम और निपटाना है। पर सोनम तो अपनी जगह से टस से मस भी नहीं हुई। अलबत्ता उसने एक कदम आगे बढ़कर अमित के हाथ को अपने हाथ में थाम लिया था। अमित उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। सोनम ने अमित के हाथ को अपने हाथों में पकड़े हुए ही धीरे धीरे कहना शुरू कर दिया था, आपको पता है सर, हमारे होश संभालने से लेकर अभी तक जब भी हमें पूनम माँ झड़क देती थी और हम उदास होकर मयंक भाई के पास जाकर चुपचाप बैठ जाते थे, तो वो हमें बस यही कहते थे कि एक दिन हमारे कान्हा जी हमारे लिए किसी ऐसे इंसान को भेजेंगे जो हमारी जिंदगी से हमारी हर तकलीफ, हमारी हर कमी को दूर कर देंगे। और हम रोते हुए उनसे लिपट कर कहते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कान्हा जी आपके जैसा लड़का सिर्फ एक बार बनाकर दूसरी बार बनाना भूल गए। पर फिर भाई कहते थे कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वो इंसान एक दिन जरूर ही हमारी जिंदगी में आएगा। और उसके अगले दिन आपसे हमारी मुलाकात हुई, भले अनजाने में हुई, और उसके बाद जितनी बार भी हम आपसे टकराए, हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता था कि हम कान्हा जी से हमेशा यही मनाते थे कि हम आपसे जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिले। अमित चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बस सोनम की बातों को गौर से सुन रहा था। पर हम कभी खुद ही नहीं जान पाए कि कब हमें आपकी और आपकी उस एरोगेंसी की आदत सी हो गई जिसकी वजह से हम आपसे दूर जाने की दुआ करते थे। आप कब हमारे दिल की धड़कनों के धड़कने का सबब बन गए, पता ही नहीं चला हमें।